नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इम्पैक्ट क्रिप्टो, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हमारा ये मिशन है कि हर एक पर्सन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी हिंदी में उसे एडुकेट करूंगा। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के पहले हमें उसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। उसका जो भी बेसिक्स होते हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उन बेसिक्स को जानने के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाएगी, कैसे इसकी जानकारी ली जाती है, इनके साथ साथ कई सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो कि हमारी आंखों के सामने कई बार आते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़रूरत नहीं जानने की। वो चीज़ें क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं उस पर्टिकुलर या किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में जो टर्म्स यूज होते हैं। जैसे अब अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बात किया जाए तो हॉट वॉलेट क्या होता है, पंप एंड डंप क्या होता है, ये गैस क्या होता है, जेनेसिस ब्लॉक क्या है, ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जो कि फ्लक्चुएटली आप कोई भी ब्लॉग पढ़ें, कहीं कोई भी वीडियो देखें, उसमें फ्रिक्वेंटली ये कुछ एक चीज़ें जो है वो रिपीट करती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं टर्म्स के बारे में बातें करूंगा जिन टर्म्स को काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और जिनको जानना हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे बेस का काम करेगा, जिससे हम ये समझ सकेंगे कि आखिर पर्टिकुलर चीज़ क्या है। ये टर्म्स के बारे में मेरा जो ये वीडियो है ये 2 पार्ट में होगा। हर एक पार्ट में क्या होता है 12 टर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं टोटल 12 टर्म्स के बारे में बात करूंगा। जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें भी मैं 12 टर्म्स के बारे में बात करूंगा। फिर जैसे जैसे मुझे नए नए टर्म्स और नए नए क्या होता है कुछ शब्दावली मिलेगी, उन चीज़ों को मैं आगे वीडियो बना के उनमें ऐड करता जाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला टर्म है वो है कॉइन बेस। अब ये कॉइन बेस क्या है? देखिए, कई बार लोगों ने सुना भी होगा, कई लोग जानते भी होंगे। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए हमें एक एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। सेम वैसे जैसे शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। एक एक्सचेंज होता है जहाँ पे इन शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। वैसे ही एक एक्सचेंज होता है जहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसीज की खरीद फरोख्त हर सारी चीज़ें होंगी। तो कॉइन बेस जो है वो एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इस केवल इस कॉइन बेस की ही नहीं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है सबके साथ एक बहुत ही पॉपुलर कह सकते हैं आप सिग्निफिकेंट या एक बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। वो ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो 2 मॉडल पे काम करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज्ड। ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं जितने भी क्रिप्टो करेंसी होती हैं। लेकिन ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम नहीं करते, ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करते हैं। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर एक एक्सचेंज का। तो ये जो कॉइन बेस है ये बहुत ही पॉपुलर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और यह मतलब कह सकते हैं आपकी पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि नैस्डैक में भी लिस्टेड होने जा रही है। दूसरा जो टर्म की हम बात करें तो ये दूसरा जो टर्म है वो है कॉइन। ये रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं स्टोर ऑफ डिजिटल वैल्यू है, जो कि भी डिजिटल वैल्यू है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कितने कॉइन का ये हमारा क्या होता है सामान है या कोई भी चीज़ है। यह जो है ये किसी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो नेटवर्क पर उपलब्ध होती है। ये किसी भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो नेटवर्क पर उपलब्ध होती है। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कुछ एक क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिनका ब्लॉकचेन नेटवर्क और क्या होता है उनकी कॉइन दोनों का नाम सेम ही है। जैसे बिटकॉइन है, उसका ब्लॉकचेन नेटवर्क भी का नाम भी बिटकॉइन है और उसकी करेंसी का नाम भी बिटकॉइन है। बट कुछ एक ऐसी हैं जिनका नाम उनके ब्लॉकचेन नेटवर्क से अलग है, उनकी नेटिव कॉइन अलग कहलाती है। जैसे स्टेलर का ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन जो है वो ल्यूमेन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी। ऐसा नहीं है कि क्या होता है जिस ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन काम कर रहा है उसी ब्लॉकचेन पे बाकी सारी काम कर रही हैं। हर एक क्रिप्टो करेंसी का जो भी उसका जन्म हुआ है वो एक अलग ही ब्लॉकचेन पे हुआ है, वो अलग ही तरीके से काम करती है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। तीसरा जो हमारा टर्म है वो है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होते हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करते हैं, और इसमें इनके थ्रू ये जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये अंजाम देते हैं। बट इन एप्लीकेशंस की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि एक बिना किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी के ये काम कर देती है। अब यहाँ पे तीसरा पक्ष कौन हुआ? देखिए, अब इसको ऐसे समझते हैं कि मैं हुआ
और मेरा कोई दोस्त है, ठीक है। अब मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, सपोज करिए, या मुझे पैसे मंगाने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं कोई भी पैसा भेजूँगा या कोई मेरा दोस्त मुझे पैसे भेजेगा तो बैंक के थ्रू ही आएगा, सीधी सी बात है। अब सपोज करिए मैंने बैंक के थ्रू भेजा और NEFT किया, या कह सकते हैं आपकी RTGS किया, बट किसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन फेल हो गया। भाई सीरीज बात है, मैंने एक बार दे दिया तो मेरा होना है, आज नहीं होगा 24 घंटे बाद होगा, लेकिन वो होना है। लेकिन यहाँ पे तीसरे पक्ष की क्या होता है, यहाँ पे भागीदारता हो गई। दूसरा तीसरा पक्ष ये हर समय देख सकता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैंने कहाँ पे ये ट्रांजैक्शन किया, किस तरीके से ये पैसे कहाँ से मेरे पास आ रहे हैं। तो ये जो डिसेंट्रलाइज फंक्शन है, ये इसी क्या होता कह सकते हैं आपके इसी कंडीशन पे काम करता है कि किसी तीसरे पक्ष, चाहे वो सरकार हो या कोई भी सेंट्रल बैंक हो या कोई भी पर्सन हो, उसमें भागीदारता नहीं होगी। अगला जो हमारा टर्म है वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ये भी वही चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को सारी अंजाम दे देगा बिना किसी तीसरे पक्ष, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या होता है, इसमें भागीदारता ज़रूरी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन। अब जो अगला टर्म है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो जितने भी ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे ही काम करते हैं। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अब सपोज करिए, जैसे आपने मेरा पिछला जो वीडियो देखा होगा ब्लॉकचेन का, अगर आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सपोज करिए किसी हैकर ने क्या होता है किसी ब्लॉकचेन पे नेटवर्क पे हैक करने की कोशिश की। अब यहाँ पे होगा क्या कि हैकर मान लीजिए हैक कर भी लेता है तब भी वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जितने ट्रांजैक्शन क्या होता है, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनकी हर एक कॉपी उस नेटवर्क पे मौजूद सारे कंप्यूटर्स में होंगे। और अगर हैकर किसी तरीके का चेंज करता है तो टोटल जितने भी कंप्यूटर हैं, टोटल जितने भी टर्मिनल उस नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं, उन टोटल का 51% की सहमति होना ज़रूरी है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो सीरीज बात है, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोई एक पर्सन इस चीज़ को नहीं क्या होता है अप्रूव करेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है। 51% से एबव जब क्या होता है उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे तभी वहाँ पे कह सकते हैं आप वो ट्रांजैक्शन अप्रूवल की कंडीशन में आएगा, तभी वो ट्रांजैक्शन क्या होता है पूरा होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसे कहते हैं। अगला जो है वो है इथेरियम। इथेरियम अगर जो टर्म है वो है इथेरियम। इथेरियम जो है ये 2000 इसको विटालिक बुटेरिन ने इसको इन्वेंट किया था। और अगर मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए, वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन के बाद ये दूसरे नंबर पे आती है। और इथेरियम नेटवर्क पे का एक बहुत ही वास्ट क्या होता है कह सकते हैं आपकी उसका उपयोग है। इथेरियम नेटवर्क की जो नेटिव करेंसी है उसे ईथर भी कहते हैं। जो जितने भी डेवलपर होते हैं, जितने भी अदर मोस्टली जो भी अदर क्रिप्टो करेंसी बनी हुई हैं, जितने भी है मोस्टली, हर नहीं मोस्टली, वो सारी क्रिप्टो इथेरियम नेटवर्क का ही यूज करती हैं। तो यहाँ पे उनको जो भी पेमेंट करना होता है वो ईथर जो कि इसकी नेटिव करेंसी है उसमें पे करना होता है। अब अगर बात करें अगले टर्म की तो ये एक्सचेंज है। ये एक अगला टर्म है हमारा एक्सचेंज। ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर आप क्रिप्टो को ख़रीद और बेच दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टर्म है इसे कहा जाता है फॉर्क, FORK। ये फॉर्क क्या होता है? जब एक ब्लॉकचेन यूजर नियमों में, जो कि क्या होता है उस ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल में जो नियम लिखा गया है उसमें क्या होता है उसके नियमों में कुछ प्रोटोकॉल में कुछ चेंजिंग कर देता है, तो होता क्या है कि उस ब्लॉकचेन के दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट तो वो होता है जो कि क्या होता है पुराने नियमों को फॉलो करता है, और दूसरा पार्ट वो होता है जो कि नए नियमों को फॉलो करता है। तो एक तरीके से उस नेटवर्क में दो पार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बिटकॉइन। बिटकॉइन में क्या होता है जो एक फॉर्क हुआ उसकी वजह से बिटकॉइन के दो पार्ट हो गए। एक बिटकॉइन खुद ही है जो कि पुराने प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, और दूसरा बिटकॉइन कैश के नाम से जाना जाता है जो कि नए प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। अगला जो टर्म है वो उसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। तो जेनेसिस ब्लॉक क्या है? जो सबसे पहला बिटकॉइन का जो माइनिंग हुआ था तो उसमें जो सबसे पहला ब्लॉक था जिसको माइन करके बिटकॉइन को क्या होता है निकाला गया था उसे ही जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। अगला जो टर्म है वो है HODL यानी होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। इसमें क्या है?
इसमें ये कुछ क्रिप्टो स्टैकिंग जैसा है। अगर आपने क्रिप्टो स्टैकिंग का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्रिप्टो स्टैकिंग के बारे में जान सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता है, और इन्वेस्ट करता है लेकिन ट्रेड के लिए नहीं इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करके उसे वो छोड़ देता है लाइफ लॉन्ग के लिए। अब होता क्या है, जब इस उम्मीद में कि इन द नियर फ्यूचर जब इसके रेट बढ़ेंगे तब हम इसे बेचेंगे, नहीं बढ़ेगा तो हम रखे रहेंगे, हम इसे बेचेंगे नहीं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वही क्रिप्टो स्टैकिंग वाला काम है। बट क्रिप्टो स्टैकिंग और इसमें अंतर ये है कि इसमें ब्लॉकचेन नेटवर्क के हवाले नहीं किया जाता है, इसमें अपने पास ही वो इन्वेस्टर्स के वॉलेट में ही रहता है। अगला जो टर्म है अगर उसकी बात करें तो इसे कहा जाता है हाल्विंग। देखिए, कोई भी ब्लॉकचेन हो उसके प्रोटोकॉल में ये लिखा रहता है कि टोटल कितने क्या होता है वो करेंसी माइन की जाएगी। अब जो भी करेंसी है वो माइनिंग के थ्रू ही पाई जा रही है। तो जो बिटकॉइन का सोर्स कोड है, जो बिटकॉइन का प्रोटोकॉल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 21 मिलियन क्या होता है बिटकॉइन ही माइन किए जाएंगे। अब ये 21 मिलियन जो ब्लॉक के थ्रू माइन किए जाएंगे, ये एक पर्टिकुलर समय के बाद, यानी अधिकतर 4 साल एक टाइमिंग रखा गया है और उस प्रोटोकॉल में रखा गया कि 4 साल के बाद जो भी नए ब्लॉक्स निकलेंगे, उनसे निकलने वाले जो भी बिटकॉइन होंगे, उनकी संख्या पिछले वाले ब्लॉक से जो भी बिटकॉइन निकले उनकी तुलना में आधी हो जाएगी। तो इसे कर सकते हैं, इसे हाल्विंग कहते हैं, HALVING। इस हाल्विंग की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। ये हाल्विंग जो है वो बिटकॉइन के प्राइस पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। अब यहाँ पे ये आपके दिमाग में आ सकता है कि कैसे, तो भाई सीधी सी बात है, डिमांड सप्लाई, जो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, डिमांड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है बिटकॉइन की, सप्लाई कम है, तो सीधी बात है जिनके पास है वो रेट अधिक रखेंगे, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइसेज जो है वो अप होती चली जाएंगी। अगला जो टर्म है उसे कहते हैं हैश। हैश के बारे में मैंने आपको पहले ब्लॉकचेन के बारे में बता दिया। हैश एक यूनिक कोड होता है, जैसे हमारा आधार नंबर होता है वैसे ही एक यूनिक कोड है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, और हर एक ब्लॉक में जो भी उसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके अगेंस्ट में ये इशू होता है। अगला जो टर्म है वो है ICO। ICO इज सेम लाइक IPO ऑफ स्टॉक मार्केट। ICO का फुल फॉर्म है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इसमें जैसे अगर कोई स्टार्टअप्स है, कोई क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स है, वो फंड जुटाना चाहते हैं नई क्रिप्टो इन्वेंट करने के लिए या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, उसके लिए वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का फंडा लेके आती हैं, वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करते हैं। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या है, इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। अगला जो क्या कह सकते हैं आपके टर्म है वो कहलाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये हर जगह है, ये शेयर मार्केट में भी होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, गोल्ड में भी होता है। अब क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में मार्केट कैप का मतलब होता है टोटल जो करेंसी जो कि माइन की जा चुकी हैं और उनकी कुल वैल्यू। जैसे अगर 21 मिलियन बिटकॉइन को माइन करना है तो इस 21 मिलियन में जितने क्या होता है माइन किया जा चुका है, जैसे 18 मिलियन के लगभग माइन हो चुका है, तो उनकी टोटल वैल्यू। इसको निकालने का फार्मूला होता है करंट नंबर ऑफ कॉइन, मतलब जितना कॉइन है क्या होता है अभी इस समय माइन किया जा चुका है या सर्कुलेशन में है, उन इतनी इनकी क्वान्टिटी है वो, इनटू करंट वैल्यू ऑफ कॉइन। जो भी कॉइन की वैल्यू है अभी करंट में, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। माइनिंग यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है, न्यू क्रिप्टो करेंसी को इसमें प्रोड्यूस किया जाता है और यूजर के लॉग ऑफ ट्रांजैक्शन को भी मेंटेन इसके थ्रू किया जाता है। अगला जो टर्म है वो है नोड। नोड क्या होता है, नोड एक तरीके से आप नोड कहिए, कंप्यूटर कहिए, टर्मिनल कहिए, ये एक तरीके से जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या टर्मिनल शामिल होते हैं उन सभी को नोड कहा जाता है। या ये ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या टर्मिनल शामिल हैं, इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, सब में वो उनकी एक एक कॉपी रहती है। अगला जो टर्म है वो है NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। एक बहुत ही पॉपुलर एक टर्म है और मतलब धीरे धीरे बहुत ही यूनिक ये होता चला जा रहा है। अब ये नॉन फंजिबल टोकन क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करिए आपके पास कोई एक ऐसी यूनिक आर्ट है, कोई एक ऐसी यूनिक कह सकते हैं आपकी कोई वस्तु है जो कि डिजिटली फॉर्मेट में है। अगर डिजिटली फॉर्मेट में नहीं भी है तभी आप उसको डिजिटली अप कर सकते हैं और उसका जो स्वामित्व है वो केवल आप ही के पास है और किसी के पास नहीं, तो वो एक यूनिक चीज़ हो गई और इसको आप सेल आउट कर सकते हैं अच्छे खासे दाम में। भैया मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन का, ये वीडियो बनाते समय मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है,
लेकिन उसने अपने NFT की एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें क्या होता है वो डेली एक एक क्या होता है अपनी सीरीज़ में ऐड करता जाता था। वो करोड़ों में उसकी वो सीरीज़ बिकी है। अभी रिसेंटली या तो इसी मंथ से या नेक्स्ट मंथ से हमारे मिलेनियर स्टार श्री अमिताभ बच्चन भी NFT ग्रुप में ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो भी अपने क्या होता है जो उनके पिताजी की मधुशाला है और जो उनकी और कीर्तियाँ हैं उनको वो डिजिटली फॉर्मेट में NFT में रखेंगे। अगला है पीयर टू पीयर। ये इस टर्म का मतलब है कि दो पर्सन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे बिना किसी तीसरे पर्सन की मदद के बिना। क्लियर। अगला जो टर्म है वो है सातोशी नाकामोटो। अब ये सातोशी नाकामोटो कौन है और ये है क्या? ये भी कोई टर्म है? नहीं 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 नहीं, ये टर्म नहीं है। ये वो पर्सन है जिसने बिटकॉइन को जन्म दिया था, जिसने बिटकॉइन के बारे में दुनिया के लोगों को बताया था। बात है ये उस समय की जब सबसे पहली बार बिटकॉइन के बारे में लोगों को पता चला था। होता क्या है 2008 के एंड में कह सकते हैं आप, 2008 के एंड में या 2009 के स्टार्टिंग में, ऐसे ही आप समझिए, एक आर्थिक मंदी आती है जिसमें सारे बैंक्स दिवालिया हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने क्रिप्टो करेंसी का जो है क्या होता है वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने बात भी किया हुआ है। दिवालिया हो जाते हैं, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो उस समय एक नीड लोगों को महसूस होती है कि हाँ हमें एक ऐसे क्या होता है माध्यम की ज़रूरत है जहाँ पे हमारा पैसा सुरक्षित हो, या हम एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकें कि बिना बैंक्स की मदद के बिना। तो वहाँ पे सातोशी नाकामोटो ने एक, अब यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है, सातोशी नाकामोटो किसी पर्सन का नाम नहीं है। अभी तक ये पता चला ही नहीं कि सातोशी नाकामोटो है क्या। ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई एक पर्सन हो सकता है ग्रुप ऑफ पर्सन हो। सातोशी नाकामोटो नाम से, एक छद्म नाम से, एक गुप्त नाम से इन्होंने क्या होता है, चाहे एक आदमी हो या 10 आदमी हो, इन्होंने एक वाइट पेपर निकाला बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जिसमें इन्होंने बिटकॉइन के बारे में पूरा बताया था। तब से ये बिटकॉइन का जो प्रोसेस है, बिटकॉइन जो है वो दुनिया के सामने आया और आज बिटकॉइन इस कंडीशन में है कि लोगों को करोड़पति अरबपति भी बना रहा है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स माने जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई भी क्या होता है आपके क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें या उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।